So with We this, should start with the yes, with this, we will start with the technical session one. So I thank all yeah. the participants of the inaugural session and Honorable Minister Saab who had joined this and graced this occasion. So now we will start with technical session one. So we have with us Shri Tarun Bajaj, who's a director EPIDA, and Mr. Sanjay Singhal, who's the COO of ITC India Private Limited, Dr. Prabodh Halde, he's Head Technical Regulatory Affairs, Mr. Prasad P, who's the Vice President of Food and Agriculture Strategic Advisory and Research, and Dr. M.R. Dinesh, who's the Director, Indian Institute of Horticultural Research. So I welcome all of you for technical session one. So Dr. Mai, you may proceed. Yeah. First of all, let me welcome all the panelists for the session one. And this summit on agro-food processing, you have already heard from the Honorable Minister the scope of the sector in India. The processed food market is growing at a cumulative rate of something like 14%. And एक बात मुझे आपसे फिर से कहनी है कि इस देश में फार्मर्स का प्रॉब्लम, जैसे हमारे नितिन गडकरी साहब ने कहा है, इतने ज्यादा स्टॉक है हमारे पास अभी फूड जो हमारा जो बफर स्टॉक है, so almost double the buffer stock हमारे पास है. Unless we remove that buffer stock and make them into processing field, I don't think we will be able to really achieve something. तो इसीलिए मैं कई बार अभी जो कुछ सवाल पूछने वाला हूँ, what is our policy for surplus management? And I think we have to form a Ministry of Surplus Management now. उसी से जाके आगे चल के हमें कुछ ना कुछ तो भी इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा. And food processing is one area where we have to convert from 7-8%. I think unless we go to something like 20-25%, it will not be possible. तो आज मैं पहला हमारे जो बीच में आए हैं वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से है, मिस्टर MS जोशी जी है. इज ही अराउंड मिस्टर जोशी जी? हाँ जी. हाँ जोशी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा है कि what are the states earlier schemes that we are now running? Because I have some report that mega parts में कुछ problems आ रहे हैं mega food part में. How are we going to really now, because if we have to increase the scope, आप इस तरह से इसको आप देखेंगे, and how the ministry can really now channelize all those problems they can be solved? Can you throw the light? Because we have now 10 minutes for each of you. That's why इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये ब्रीफ में हमें आप समझाइए. धन्यवाद. धन्यवाद. नमस्कार. फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय भारत सरकार कई स्कीम्स चलाता है जो फूड प्रोसेसिंग के उद्यमियों को फायदा पहुंचा सकती हैं. एक तो हमारी PM किसान संपदा योजना है, अम्ब्रेला स्कीम है, उसमें कई स्कीमें हैं. एक है कोल्ड चेन स्कीम. तो अगर आप आपकी इंडस्ट्री में कोल्ड चेन डेवलप करना चाहते हैं, चाहे डेयरी इंडस्ट्री हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इंडस्ट्री हो, उसमें कोल्ड चेन जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स या डेयरी प्रोडक्ट जो जहाँ से प्रोक्योर करके और उनको स्टोर करके और उनकी प्रोसेसिंग के लिए और उनको बेचने के लिए, पूरी कोल्ड चेन के डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार 10 करोड़ रुपए तक 50% सब्सिडी और 35% सब्सिडी के साथ ग्रांट देती है. ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है, बड़ी पॉपुलर स्कीम है. देश में सभी स्टेट्स में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं. दूसरी स्कीम, 2-3 और छोटी स्कीमें हैं. जैसे अगर आपको रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के लिए या दूसरी कंपनी भी प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए भी सहायता देते हैं. एक यूनिट्स के फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, किसी भी तरह की फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज के लिए भी, उसके लिए भी 35% सब्सिडी के साथ 5 करोड़ रुपए तक की ग्रांट दी जाती है. इसके अलावा सबसे बड़ी स्कीम जो है मेगा फूड पार्क की है. मेगा फूड पार्क देश में लगभग सभी प्रांतों में एस्टैब्लिश किए गए हैं पिछले 10-12 साल में, पर पिछले 5-6 साल में उसमें काफ़ी प्रगति आई है, काफ़ी उनको कंप्लीशन किया गया है. मेगा फूड पार्क का उद्देश्य ये है कि एक ही जगह पे एक इंडस्ट्रियल एस्टेट में कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज और
डाल के, ताकि वहाँ जो इंडस्ट्री आए वो उन कॉमन प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का उपयोग कर ले, वहाँ की लैब का उपयोग करे, उनके वेयर हाउस, उनके कोल्ड स्टोरेज, इन सब का उपयोग करके इंडस्ट्री डालना आसान हो जाए। और वहीं किसानों के साथ लिंकेज के लिए प्राइमरी प्रोसेसिंग सेक्टर्स वो भी इस स्कीम में डाले गए हैं, जहाँ किसान के फार्म गेट लेवल पे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह की स्टोरेज की जा सके, उनकी ग्रेडिंग, एसेइंग, सॉर्टिंग करके उनको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में लाया जा सके। इस स्कीम में हम लोग 50 करोड़ तक की ग्रांट देते हैं। 50% जो इन्वेस्टमेंट हो, मिनिमम 50 एकड़ लैंड हो। कहीं सरकारी क्षेत्र में ये पार्क डाले गए हैं, ज्यादातर पार्क पहले पुराने वाले हैं वो प्राइवेट सेक्टर में डाले गए हैं। जैसा कि आपने बताया कि काफी जगह यूनिट्स, काफी जगह इन मेगा फूड पार्क में यूनिट्स के डालने के लिए जगह अवेलेबल है। तो हम लोग स्टेट्स के साथ और इन मेगा फूड पार्क के प्रमोटर्स के साथ एक कैंपेन कर रहे हैं, ताकि यूनिट्स को अट्रैक्ट किया जा सके और उनको सभी सुविधाएं प्रदान की जा सके। इसी में हमारा मंत्रालय एक यूनिट स्कीम है, जिसमें 5 करोड़ तक की ग्रांट देता है यूनिट मेगा फूड पार्क में एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी स्कीम है कि प्लग एंड प्ले सिस्टम वाले में वहाँ एमएसएमई यूनिट्स के लिए शेड्स भी हैं, जिसमें एमएसएमई यूनिट सीधे जाके अपनी यूनिट्स डाल सकती हैं। इसके अलावा एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन क्लस्टर स्कीम है, जिसमें एक ही तरह के 5 यूनिट्स मिलके कम से कम 10 एकड़ लैंड हो, उसमें कॉमन प्रोसेसिंग डालें, फैसिलिटी डालें और अपनी यूनिट्स डालें। इसमें भी एपीसी के लिए कॉमन ग्रांट 10 करोड़ और एक एक यूनिट के लिए 5 करोड़ तक की ग्रांट दी जाती है। इन सब के अलावा एक ऑपरेशन ग्रीन्स टमाटो अनियन पोटैटो की एक स्कीम है। तो इसमें देश में, जैसा आपको पता है कि टमाटर, आलू और प्याज के कई क्लस्टर्स हैं, जैसे महाराष्ट्र में प्याज के बहुत सारे क्लस्टर्स हैं। तो इन क्लस्टर्स में पूरा वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ तक की 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट की ग्रांट दी जाती है। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू भी हुए हैं। ये स्कीम करीब 2 साल पहले शुरू हुई थी। अब इस देखा है कि प्याज में खास तौर पे प्राइसेस में उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आते हैं। इससे प्रोडक्शन फ्लक्चुएट होता है, फार्मर की इनकम भी ऊपर नीचे जाती है और कंज्यूमर्स को भी प्राइसेस काफी ऊपर नीचे होती हैं। तो ज्यादा प्रोसेसिंग होगी और ज्यादा स्टोरेज होगा तो फ्लक्चुएशंस कम किए जा सकते हैं। इस उद्देश्य से सरकार ने ये स्कीम चलाई थी। इस स्कीम को हम थोड़ा और अब वाइडन कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स इस स्कीम में आ सकें और वेयर हाउसेस को भी हम, कोल्ड स्टोरेजेस को भी सपोर्ट कर सकें। खासतौर पे प्याज के लिए क्षेत्र में महाराष्ट्र में आपने देखा ही है कि कोल्ड स्टोरेजेस की काफी कमी है। तो नाफेड भी कोल्ड स्टोरेज डाल रहा है और हम भी इस स्कीम में कोल्ड स्टोरेजेस प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा ये तो ज्यादातर स्कीमें हैं एसएमई उद्योगों के लिए, जो छोटे और मंझले उद्योग हैं उनके लिए। माइक्रो सेक्टर के जो सूक्ष्म उद्योग है उनके लिए एक नई स्कीम आत्मनिर्भर भारत अभियान में शुरू की गई है, जिसमें कि माइक्रो इंडस्ट्रीज को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अप्रोच से प्रमोट किया जा रहा है पूरे देश में। इसमें देश के 750 750 जिलों में से करीब 650 जिलों में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। तो इस स्कीम में माइक्रो एंटरप्राइजेस को 35% ग्रांट और बैंक लिंकेज के साथ उनके अपग्रेडेशन के लिए। हमारे देश में करीब 25 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस फूड प्रोसेसिंग में, और उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता, उनकी मार्केटिंग, इसके बड़े इश्यूज हैं। तो मेन अप्रोच इस स्कीम में है कि उनको हैंड होल्डिंग और ट्रेनिंग सपोर्ट दिया जाए, ताकि उनका हाइजीन इम्प्रूव हो, प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव हो, पैकेजिंग इम्प्रूव हो, और उनको अपना माल की अपना जो एंड प्रोडक्ट है इसका बेहतर प्राइस मिल सके और कंज्यूमर को भी बेटर प्रोडक्ट मिले। और माइक्रो एंटरप्राइजेस में एम्प्लॉयमेंट का सबसे ज्यादा स्कोप है। ये स्कीम जो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान में लॉन्च की गई है, ये अभी रोल आउट हो रही है और इस महीने के अंत तक हम लोग इसमें एप्लीकेशंस भी यूनिट से इनवाइट करना शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन सिस्टम से। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और मार्केटिंग ब्रांडिंग का भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे ब्रांड्स डेवलप करने के लिए इसमें काफी सहायता देने का और हैंड होल्डिंग सपोर्ट का प्रावधान है। तो
एक नई स्कीम अभी जो कैबिनेट ने अप्रूव की है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, वो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है, जिसमें फूड सेक्टर भी शामिल है। और फूड सेक्टर के लिए अगले 5 साल के लिए 10,900 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, इसमें रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हनी, मरीन प्रोडक्ट्स, चीज, मोज़रेला चीज, घी और फ्री रेंज चिकन और एग, और कुछ इनोवेटिव और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को सपोर्ट देने का है। साथ ही में विदेश में एक्सपोर्ट करने के लिए ब्रांड बिल्डिंग सपोर्ट भी देने का प्रावधान है। ये इस स्कीम को लेके अब हम कैबिनेट जाके दोबारा अप्रूवल ले रहे हैं, और 1 अप्रैल से ये स्कीम पूरी तरह लॉन्च हो जाएगी। और इस स्कीम में जितना इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और इंक्रीज इन सेल्स होगा, उस पे MEIS के रिप्लेसमेंट में स्कीम में इंसेंटिव दिया जा रहा है, जिनका जितनी भी डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट सेल में इंक्रीज होगा उसके लिए। काफी इन्वेस्टमेंट इसमें ग्लोबल चैंपियंस बनाने का है, क्योंकि इंडियन फूड दुनिया में पॉपुलर तो काफी है, पर हमारे ग्लोबल ब्रांड्स नहीं हैं। और तो जो ग्लोबल चैंपियंस और ग्लोबल ब्रांड्स बनाने का ये एफर्ट है इस PLIS स्कीम में। ये हमारे मंत्रालय की कुछ स्कीमें हैं, पर जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खास तौर पे बहुत स्कोप है इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज डालने का हो, पूरी सप्लाई चेन में इम्प्रूवमेंट का हो, या प्रोसेसिंग का हो। और इससे फार्मर को भी फायदा है, जो इंडस्ट्री डाल रहा है उसको भी फायदा है, और कंज्यूमर को भी फायदा है, क्योंकि हमारी जो कृषि हमारा उद्योग है, उसमें एक तो सीरियल्स हैं। सीरियल्स की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी लिमिटेड होती है किसान के लिए। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज, इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। पर साथ ही में रिस्क भी ज्यादा है, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशंस इनमें काफी होता है, प्रोडक्शन फ्लक्चुएशंस काफी होती है। तो किसानों की आय बढ़ाना, जो आय दुगनी करने का सबसे बड़ा जो हमारा लक्ष्य है, उसकी पूर्ति हम इन सेगमेंट्स, जो कृषि के सीरियल्स के अलावा जो सेगमेंट्स है, उसी से होने वाली है। और इसीलिए सरकार का सबसे ज्यादा फोकस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और अलाइड सेक्टर्स में है। और क्योंकि इसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है और पेरिशेबल नेचर है, इसलिए सरकार का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स हैं उनका रोल बहुत बड़ा। तो साथ में अभी जैसे APMC, जो तीनों फार्म बिल्स हैं, वो तीनों फार्म बिल्स, इस फार्म जो एक्ट हैं नए वाले, उनका बड़ा योगदान रहेगा, ताकि हम इन सेक्टर्स में इंडस्ट्री, कंज्यूमर, फार्मर और इन सब का कनेक्ट हम इन सब नए एक्ट के द्वारा ला सकेंगे। और जो फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ का जो नाबार्ड के पास फंड बनाया गया है, इससे हमें पूरी आशा है कि पेरिशेबल्स और अलाइंड एक्टिविटीज में देश में बड़ा विकास होगा, और उससे चौतरफा विकास बेनिफिट्स हम सबको मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्सलेंट एक्सपोजिशन। मैं अभी हमारे बीच अपेड़ा के तरुण बजाज जी है। तरुण बजाज जी इज अराउंड हियर। जी नमस्कार। या नमस्कार तरुण जी। आपको अपेड़ा को तो वेरी वाइड एक्सपीरियंस है, particularly in export of processed food as well as raw food material also, even vegetables and other things. I am also associated with the board of APEDA, I know, and they are doing an excellent job even during the COVID time. I must congratulate you all. आप मुझे बताइए कि ये जो instead of making more export of raw material, why can't we do something more for processed food? And unless we have more processed food, what kind of linkage you can think in the country as a sort of a backward linkage so that processed food goes out more? आप थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे लगता है कि ध्यान दें। You have 10 minutes to please. धन्यवाद सीडी भाई साहब, आपने सही कहा कि एपिडा को बहुत एक्सपीरियंस है और आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द गुड वर्ड्स। आपने ठीक कहा कि अब हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करीब
आधे से कम ही है जो प्रोसेस्ड है, बाकी सब तो जो दूसरी कमोडिटीज के रूप में जाता है। थोड़ा एनालाइज करें तो दुनिया भर में 1600 बिलियन के आसपास फूड ट्रेड होता है और हमारे देश में 35 से 36 बिलियन के आसपास है। दुनिया में 2.2% हमारा शेयर बनता है। ये सही है कि हम टॉप 10 कंट्रीज में जरूर हैं, लेकिन जो हमारा स्कोप है, जो गुंजाइश है, उसको देखते हुए अभी हमें बहुत आगे आने की हमें एक सामर्थ्य है हमारे बीच। और उसके लिए जरूरी है कि हम वैल्यू एडिशन लेकर आए, जितनी ज्यादा से ज्यादा लेकर आ सकते हैं। एक बात तो हमें कंसेप्चुअली क्लियर करनी है, दुनिया भर में ऐसा होता है, खाली ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में हो रहा है, कि वॉल्यूम जो ट्रेड है वो कमोडिटीज का ही होता है और दुनिया में होता है। हम कोई अकेले नहीं है, दुनिया भर में चावल ट्रेड होता है, दुनिया भर में व्हीट ट्रेड होता है, दुनिया भर में ये सब चीजें, मक्का ट्रेड होती हैं, जो वॉल्यूम है। और ये वॉल्यूम ट्रेड कमोडिटीज का हमारे देश में है और ये भी होना चाहिए। तो इसको डिस्करेज करने की हम नहीं मानते कि जरूरत है, लेकिन हाँ, दुनिया भर में वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स का ज्यादा ट्रेड होता है और हमारे यहाँ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स को और ज्यादा बढ़ाने की गुंजाइश है। ये हम इस बात को मानते हैं और इसकी तरफ हम लोग, जो एपिडा है, लगातार प्रयासरत है। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के साथ हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और उनका पूरा सहयोग, आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जो है इसमें प्रोसेस फूड के एक्सपोर्ट में भी हम लोग निरंतर तरक्की देख रहे हैं। जो काम करने के लिए, ये सही है कि एपिडा का जो रोल आता है कि जब प्रोड्यूस रेडी हो जाता है, हमारा मेन काम मार्केटिंग का है, लेकिन एक आइसोलेशन में काम हो नहीं सकता है, इसलिए पूरे वैल्यू चेन की डेवलपमेंट की जरूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ 1 करोड़ रुपए हम लोग देते हैं प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में। जो मिसिंग गैस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग स्कीम के तहत वो पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो डोमेस्टिक में लगाएं चाहे एक्सपोर्ट के लिए लगाएं, वो उनकी आवश्यकता है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट में जाना चाहते हैं तो विदेशों की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उन्हें कुछ खास एक इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं क्वालिटी को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए हमारी 1 करोड़ की एक सब्सिडी है, जैसे कलर सॉटिक्स हो गया या एक मेटल डिटेक्टर्स हो गए, मैं उदाहरण के तौर पर दे रहा हूँ। तो 1 करोड़ रुपए की हमारी सब्सिडी यहाँ से शुरू हो जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इससे पहले हमने कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कई प्रोजेक्ट्स लगाए जो कि एग्जिट पोर्ट पर थे। कॉमन पैक हाउसेज लगाए थे स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलके, जो आज बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं बहुत सी स्टेट्स में। और इनके साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, हमने क्वालिटी की तरफ भी काफी काम किया। NRL के साथ मिलके हम एक पहली, आपको जानकर एक हर्ष की बात है कि हिंदुस्तान एक वन ऑफ द फ्यू पायनियर कंट्रीज रही है जिसने ट्रेसेबिलिटी, वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी शुरू की थी, और इसमें एपिडा का प्रमुख योगदान रहा है। वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी हमारे बहुत से, आज अंगूर आपके सामने उदाहरण है कि वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी के माध्यम से अंगूर आज हमारे दुनिया के कोने कोने में जाते हैं। हमारा ऑर्गेनिक, आज दुनिया इसको मान चुकी है कि हमारा ऑर्गेनिक जो है वो बहुत अच्छा, वेल मॉनिटर्ड, वेल मैनेज्ड ऑर्गेनिक हमारा ट्रेड है। यही वजह है कि यूरोपियन यूनियन ने आज हमारे साथ MOU साइन किया हुआ है, हमें इक्विवेलेंसी दी हुई है। यूएसए ने हमें इक्विवेलेंसी दी हुई है, कनाडा आज देने जा रहा है हमको, ताइवान हम नेक्स्ट मंथ साइन करने जा रहे हैं, स्विट्जरलैंड के साथ हमारा एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि हम लोग जो एक इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो भी वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी है। ये वेब बेस्ड ट्रेसेबिलिटी ऑर्गेनिक में हिंदुस्तान दुनिया का पहला एक देश था जिसने शुरू की थी, और इसमें एपिडा का प्रमुख योगदान रहा है। बाकी देशों ने 2017 से, यूरोपियन यूनियन ने 2017 से शुरू किया और बाकी देशों ने बाद में जाके शुरू किया, जो हम 2010 और 11 में इसको शुरू कर चुके थे। तो क्वालिटी की तरफ लैब्स हमने अपग्रेड करवाई और HACCP और क्वालिटी फूड मैनेजमेंट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए काम किया। साथ ही हमने पैकेजिंग के लिए बहुत काम किया। बगैर पैकेजिंग के कुछ नहीं हो सकता, तो हमने ऐसी पैकेजिंग डेवलप करवाई जो कि हैंडलिंग में अच्छी हो और उनसे शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ मिलके बहुत सी पैकेजिंग भी हम लोग की, और अब भी निरंतर हैं, प्रयासरत हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग के हम लोग कार्य करते रहते हैं, सेंसिटाइजिंग के प्रोग्राम करते रहते हैं। अब आ जाता है मुख्य काम हमारा मार्केटिंग का। जब मार्केटिंग में आते हैं हम लोग, जो विदेशों में ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने साथ हम लोग एक्सपोर्टर्स को डेलीगेशन लेकर जाते हैं, बायर सेलर मीट वहां आयोजित करते हैं। इसके अलावा हम विदेशों से इंपोर्टर्स को अपने देश में बुलाते हैं, और यहाँ पर जिसको बोलते हैं रिवर्स बायर सेलर मीट, वो भी हम लोग निरंतर आयोजित करते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि हम केवल दिल्ली में ही कर रहे हैं, हम दिल्ली, मुंबई,
वेस्ट महाराष्ट्र में हम लोग ने, दक्षिण भारत बेंगलोर में और नॉर्थ ईस्ट में भी, तो जगह जगह हम लोग करते हैं ताकि ऐसा ना हो कि एक ही रीजन जो उसमें हम लोग कंसंट्रेट कर जाएं। सब जगह हम लोग RBSM जो आयोजित करते हैं और यहाँ से मैंने कहा BSM के माध्यम से हम लेकर भी जाते हैं। एक और मुख्य हम लोग काम करते रहे, हमने अभी रिसेंट पीछे कुछ साल पहले किया था, क्योंकि हमें अपने प्रोड्यूस को मेन स्ट्रीम तक ले जाना है। ये मैं आपके सवाल का मुख्य जवाब देता हूं कि हमारे जो इंग्रेडिएंट है वो मेन स्ट्रीम तक कैसे जाएंगे और प्रोसेस फूड इंडस्ट्री को हम कैसे डेवलप करेंगे, क्योंकि जरूरत है कि जो उनकी टेस्ट की आइटम है उसको बनाया जाए। हमने दुनिया भर के 50 देशों के शेफ्स को अपने भारत में इन्वाइट किया और 50 जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया उनके। तो शेफ्स को सिर्फ ये कहा कि इंग्रेडिएंट हमारे हैं, लेकिन आप डिश बनाइए अपने देश की जो पॉपुलर डिश है। और उसको फिर जर्नलिस्ट को बोला कि आप हमारे इंग्रेडिएंट से जो अपने देश की जो आपने डिश बनाई है उसको आप अपने वहां की मैगजीन में, वहां के न्यूज में आप लिखिए, ताकि हमको एक पॉजिटिव मिले कि इंडिया के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उससे उनके प्रोसेस फूड, उनके टेस्ट का प्रोसेस फूड बन सकता है। ये हमने 50 शेफ के साथ मिलके एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी, जिसका हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और उन्होंने ये देखा कि हमारे बासमती राइस खाली हमें बिरयानी ही नहीं, उनकी अपनी भी बहुत सारी डिश बन सकती है, उनके बहुत से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने ये प्रयास किया और उसके बाद हमने कहा कि हम इनको आगे लेकर चलेंगे। हमारे जो एक्सपोर्टर्स के इश्यूज आते हैं समय समय पर, हम उन इश्यूज को टेकअप करते हैं, चाहे कंट्रीज के, चाहे TBT के इश्यूज हो, चाहे SPS के इश्यूज हो। इसके अलावा जो कई भी, जो भी अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो मुझे अभी सऊदी अरेबिया से ईमेल आई कि उन्होंने नए लेबलिंग स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं। हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि उन्होंने टाइम पीरियड बहुत कम दिया है। अब हमें टेकअप करना है एक्सपोर्टर्स के साथ मिलकर कि अरे नहीं भाई, हमें 6 महीने का, 3 महीने का टाइम तो दीजिए, क्योंकि हमारी पैकेजिंग स्टैम्प बन चुकी है। ऐसा नहीं होता कि एकदम जो है पैकेज बन जाए, 3 महीने 6 महीने की इन्वेंट्री सबके पास पड़ी होती है। तो इस तरह जो भी इश्यूज हैं एक्सपोर्टर्स के, वो हम टेकअप करते हैं। बहुत से माइकोटॉक्सिन्स इश्यूज आ जाते हैं, जैसा मैंने कहा, कोई अफ्लाटॉक्सिन का इश्यू आ गया, वी टेकअप, क्योंकि हम कोडेक्स के माध्यम से हम अब विभिन्न प्लेटफॉर्म पर बायलैटरल डिस्कशन के जरिए हम लोग इन इश्यूज को टेकअप करते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल इश्यू आ गया तो हमारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा या वहां जाके कंसाइनमेंट रुक जाएगा। तो इन इश्यूज को भी हम लोग हैंडल करते हैं ताकि हमारे एक्सपोर्टर्स की जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकें। सबसे बड़ा काम हमारा मार्केट इंटेलिजेंस का भी है। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, सबसे बड़ी रिच हमारी वेबसाइट है। करीब 15,000 हिट्स हम लोगों को वेबसाइट पर मिलते हैं। हमारा जो एग्री एक्सचेंज करके पोर्टल है, आप दुनिया की कोई भी स्टैटिस्टिक्स चाहिए, आज आपको एक्सपोर्ट शुरू करना है तो आप किस कंट्री में क्या हो रहा है, किस चीज का है, प्रोडक्ट वाइज भी, कंट्री वाइज भी, ये स्टैटिस्टिक्स आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी, जो हम रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। और इसके हम मार्केट इंटेलिजेंस एक रिपोर्ट्स भी बनाते हैं। आप आइए, हमारे यहाँ करीब 50 से 60 ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो कि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड आप देख सकते हैं। आपको एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको ब्रांड रजिस्टर करने पड़ते हैं बाहर जाके, उसके लिए उनको एक्सपेंसेस होते हैं, हम उनकी मदद करते हैं कि वो अपने ब्रांड्स को रजिस्टर कर सके। उसके लिए मदद भी करते हैं, फाइनेंशियल उनकी हेल्प भी करते हैं, क्योंकि हर कंट्री में अपना अपना एक ब्रांड के लिए ना जाने कितने खर्चे होते हैं, उसके लिए भी हम लोग की हेल्प करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे प्रयास रहे हैं और इस कोविड में हमको बहुत अच्छा सहयोग मिला। एक भारत एक कंसिस्टेंट सप्लाई के तौर पर दुनिया में देखा गया और आज हमारा एक्सपोर्ट 30 से 70% फूड प्रोडक्ट्स में इंक्रीज हुआ है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में भारत की तरफ दुनिया और देखेगी और न केवल रॉ मटेरियल, प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स भी हम और अधिक मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। धन्यवाद। तरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर आपने बताया। मैंने एक बोर्ड में एक इश्यू और उठाया था, we should actually train our exporters in ISO standards also. क्या होता है कि ये आजकल दुनिया में, आपने जैसे क्वालिटी की बात की है, ISO स्टैंडर्ड्स उनको समझना बहुत जरूरी है। और एवरी ईयर यू हैव न्यू स्टैंडर्ड्स व्हिच आर कमिंग, दे शुड बी अपडेटेड। एक मेरा सुझाव है, शायद आप अगले बोर्ड मीटिंग में और इसके ऊपर डिस्कस करें। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हमारे बीच आज ITC के जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, संजय सिंगल साहब है। Yes, sir, Mr. Mai, I'm there. Good morning to everyone. ओके, संजय सिंगल जी, मैं थोड़ी सी आपके माफी मांगता हूँ, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर दिनेश है वो आया, वो थोड़ा जाना चाहते हैं, शायद ही इज मोर बिजी। Sure.
Dr. Dinesh. Dr. Dinesh is here, the director of IIHR. Dr. Mai, he will join shortly. Maybe you can go ahead with Mr. Singhal. Okay, Sanjay Singhal ji. Again, I request you. He is one of our largest. Actually, उनका e-Chowpal और उनके क्या-क्या connections है. It's a very big group. So I would request Sanjay ji कि आप हमें बताइए कि how you can really now further opportunities इसको exploit कैसे कर सकते हैं हम, particularly in food processing. And what are your plans of ITC in expansion? Sure. So बहुत धन्यवाद and very good morning to everyone from ITC Limited. I mean, it was a very interesting session and I represent ITC Limited. जैसे सर ने बोला कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि 105 साल से we have been associated with the Indian agro-economic and social infrastructure very actively. Sir, today you have asked me to talk about the growth, and some of the speakers before me have spoken about how food processing can grow. Now at ITC, sir, we believe that there is a huge potential for growing food processing in the country. I mean, beyond the obvious parameters that encourage us, like our large consuming population, the small percentage of organized packaged food industry in our country, and the speaker before me talked about the huge export potential that exists beyond the domestic market. So the fact is also that food processing sector has the highest potential for employment as a ratio of capital investment per rupee invested in capex, for example. It also has the highest employment potential. Also, the sector, we believe, has a very important role to play in raising the health and nutrition standards of our population. So these are critical factors to be considered. And also, I think that as demonstrated Gadkari ji and Tomar ji ne baat kari morning mein, which is that led by Honorable Prime Minister Shri Modi ji's Atmanirbhar Bharat to grow the income of rural India. I think these are very important things to look at. Now, in the spirit of Atmanirbhar Bharat, ITC Limited, as some of you may be aware, has engaged over the decades very deeply with farmers to address the multi-dimensional challenges to co-create solutions to the problems they have. Because obviously food processing as a percentage, as an industry will grow when the basic challenges that the farmer has in terms of raw materials are addressed. So you have talked about very kindly about our e-Chowpal, which we did many years back before mobile and 3G and 4G came into the country. I'm very happy to say that e-Chowpal has now moved to e-Chowpal 4.0, where we are looking at how we can use the power of digital technology to reach out good agriculture practices, market discovery practices to farmers across the length and breadth of the country. Beyond that, ITC is very large into social investments. So large investments in the area of climate-proof agriculture in terms of water stewardship also being done. But sir, to address your question on how can we grow the food processing industry in this country, I think that beyond the fact that while we are very small in the packaged food category, we're the third largest players in the packaged food industry in India. I think there are a couple of challenges that I would like to point out here. And I know that there are representatives from APEDA, there are representatives from food processing industry here. I want to bring it to their kind attention. I think the first thing is that I think the fact that Joshi talked about, the fact that we are the second largest horticulture producers in the world. So in terms of fruits and vegetables. But the fact is that a lot of it is actually wasted at the farm itself or in the supply chain. Now, obviously the government has been doing a lot of work and we have been part of that initiative in terms of cold chain. But what we have to also consider is that currently the government support or the work that is happening in the country for many years in terms of cold chain is being left till the warehousing. Primary transport from the farm to the warehouse and warehouse. But the reality is that it is no good to have that cold chain till the warehouse.
The products have to ultimately reach the farm, the dining table of the consumer. And globally, if you benchmark our supply chain on cold chain or frozen products to retail, they are very, very weak in India. So we have, for example, frozen products. We sell to extend the shelf life. We sell frozen, let's say, corn, or if you supply frozen fruits fruits or vegetables. But the reality is that today the 4 million households, the 4 million retailers who sell food products, a few thousand of them actually have a frozen ability to sell those products in their shops. Or how many companies have the ability to move frozen products from frozen warehouses to their factories to the retailers. So I think that is something that needs to be focused upon. Otherwise, we would have solved for the farm angle, we'll solve for the warehousing, but we haven't solved for the balance 50%, which is going to the outlets and going to the shops. So that is one part of it. I think the second part of it, again, I think Joshi ji talked about fruits and vegetables. Now, the reality is that how will the value added as a percentage go up? So you talked about the 7 to 8% value addition or food processing that happens. Now, one of the things is that how do we really make that viable? So let us take the example of one of the categories we operate in, which is in the area of fruit juices. Now, fruit juices in this country are around a 10,000 crore category. We are present in a very small way in that. But the reality is that, I mean, all of you might know, or some of you might know, there are a lot of fruit juices that the consumers, the children of this country are actually drinking, are made not by the fruits of Indian farmers, but by the fruits of imported fruits from the farmers of Brazil or California or Israel. And that is all coming through the concentrate range to the country and getting packed and sold to our consumers. Now, I think that is something that we have to look at, because if we have to really encourage the fruits which are grown by our farmers, be it jo Gadkari Sahab ne bola, the orange or santra of Nagpur, then we have to create environments for storage. We have to create PLI schemes. We have to create enabling, let's say, custom duties, etc., to actually grow those fruits. Because the reality is that right now, the way our regulatory and duties are, it is much more profitable for a manufacturer to actually import a concentrate of pineapple, orange, etc., or whatever, rather than spend that time and effort to create a back-end infrastructure to grow a pulping variety of fruits and to sell them to the consumer. And that is very, very critical. Prime Minister Modi ji has spoken many years back about adding 5% fruit content to beverages, and the government is doing all of that. But I think that is the other fact, because one of the speakers before me talked about the fact that highest value addition and profitability for a farmer is from fruits and vegetables. But there is very little actual fruit and vegetable processing which is reaching the consumer right now, beyond the very, very basic thing. I think the third one which I would like to talk about is the entire area of price discovery. Now, the fact is that ITC, because has been working with farmers across the length and breadth in the wheat supply chain. We are the largest buyers of wheat in the private sector because we have a brand called Ashirwad Atta, which basically is consumed by a dear crores of consumers in this country. But there is a great need to actually have a more efficient, even more efficient price discovery happening, so that we can give our farmers, our consumers, a very, very good quality products. So that is something, of course, Tomarji has talked about in terms of creating regulate infrastructure for better price discovery and more stable value chain of these agri products in this country. Rest assured, these are some of the points I wanted to bring up. But the additional point I want to bring up, and the gentleman from Opeta talked about it, is that if we have to really promote the Indian farm produce, we also have to make some of our USPs come alive in the global market. An example which a lot of us are familiar with is how quinoa, the quinoa seed, the quinoa millet or whatever you call, was made so big through a very, very focused sourcing, farming, marketing creation, packaging, global marketing
involving nutritionists, involving chefs globally by Argentina, I think, is a great case study, which I think will be very worthwhile for us to study, that how you can use the ancient Indian wisdom of millets or something else and create the entire infrastructure. Because I think, sir, it is not only about creating a one backend, it is saying that this is the endpoint I want to reach. Like how quinoa has reached a certain endpoint now, and what are the steps from producer, organic, exporter, manufacturer, chefs, nutritionists, and then the ultimate global audience or Indian audience, and how do we make that happen for 2 or 3 of our farm produce? Beyond that, I am obviously very, very happy to say that at ITC, we are working right from the back end in terms of farmer, in terms of agronomy, in terms of water harvesting, in terms of good quality practices in potato, wheat, vegetables, fruits, milk, etc., to the front end in terms of ensuring that we're able to use that produce in the 100+ factories that we run for our food products and to make them come alive. So we are more than we are very, very buoyed, enthused by all the inputs given by Gadkari ji and by Tomar ji. We are very buoyed and enthusiastic about the potential of food processing sector to actually, because it's the only sector we feel that actually takes the back end of farmer and the front end of consumer and can actually is helping us to meet the entire supply chain's benefits to the Indian economy. That's all I wanted to say on the behalf of ITC. Thank you for inviting ITC for this session. Sanjay, thank you very much. It was really enlightening, and we know ITC is doing the complete value chain, and I have been looking forward for their further growth. So best of luck. I would now call upon Dr. Dinesh, because somebody was telling me that he has to go somewhere and we are a little delayed. Dinesh is around here? Dr. Dinesh? Sir, I'm afraid he's still not here. Okay, Maybe, then I yeah, we can move on to the next speaker. I can go into Dr. Mr. Prasad. Is there Prasad? Yes, he's P. here. Prasad? Yeah. P. Prasad is from, I think I had yesterday already received a good mail from him. Prasad has been working in the S Bank, and since his previous professional assignments have been across food value chain, we thought that he will give us more kind of knowledge about it. How banking sector can really help, because like S Bank, are there any other banks also who are coming forward to really establish some of those food parks, some of those things, or it is only a government subsidy that is going on? Can I have your views, Dr. Prasad, on this issue? Thank you, sir. In the overall project cost of any application that is submitted to MOFPE, you could say that there are about 3 components. One is the compulsory component of at least 20% of the project cost as debt. That is a stipulation under MOFPE guidelines for any of the Sampada projects. So, that 20% is taken care of through debt, and that MOFPE has kind of stipulated, because, then financial institutions who, lend simply do not move out after, lending. They also have a skin in the game that, till the project is fully completed, they keep on giving debt of 20% in installments. So, monitoring of the project is also kind of taken care of, and that's a very good strategy by MOFPE. So after this 20%, MOFPE also has a stipulation that not less than 20% of the project cost should be the promoter's equity contribution to the Sampada projects. So there again, MOFPE has very well taken care that promoters do not, escape out of their obligation by just taking 5% or 10% of the project cost. So they have given that not less than 20% of the project cost should be equity. Now the rest of the part that comes, which is say about 60%,
mostly if you look at all the guidelines in general areas, the eligible components, MOFPI gives to an extent of about 35% of the eligible, project cost, which is eligible civil and eligible plant and machinery. So if on an overall project cost, roughly, this 35% could get reduced to say about 25% or, maybe 30% to an extent. Because, there are many ineligible costs like say boundary wall or office equipment or office furniture and all. MOFPI will support only the, food processing components or the cold chain components of the various schemes. So, and the rest of the money, which is, after the 20 debt equity and maybe, about 25% of the grant, the rest, about 20% or something could come from, either the equity of the, it could get adjusted in the equity or maybe, an unsecured component. So to your question, sir, that, do financial institutions support MOFPI? Yes, because of the stipulation of 20%, the promoters also cannot escape and say that, I will do only by grant and equity. And financial institutions also, cannot say that I will do only 10% of the project cost as, debt. So that is how it is taken care of. And there are many PSUs, many, private banks. Everyone supports, since Sampada and, the other mega, maybe, not less than now a decade or so. And lots of, about say 6,000 crores or something. If we look, the grants have been provided to various projects by MOFPI. The outlay as given by MOFPI that they will give a grant of up to 6,000 crores spread across food park or agro cluster or backward forward linkage or integrated cold chain is there. So that 6,000 crores approximately you can say is about 35% of the eligible components. So now you can see that what can be the project cost. It will run into maybe, a lakh crores or something. So of that, 20% definitely has to be debt. So yes, financial institutions, many of them are supporting because there are, a lot of private banks also who, when corporates want to import, machinery, then they support it by, non-fund based items like say BC, bank guarantee or, letter of credit and so on. And Indian banks, of course, they have been a huge supporter of the project costs. And also, if we look at it in the other way, there is a 1 year or a 2 year gestation because all MOFPI projects of Sampada, they give at least 18 months to 24 months as the commercial, operation completion. So any fund or, private equity is not so interested in this long-term gestation because after gestation also, to reach 100% capacity utilization and also, a full market acceptability, it will take at least a year or so, which is really not palatable to, the funds. So debt definitely is the cheapest form of, money which is available, and banks are also kind of very comfortable. And then, coming to Yes Bank, yes, we have been a huge supporter of the various projects of MOFPI, Sampada, because we signed an MOU in World Food India 2017 for MOU for 1,000 crores. We have actually currently, since then done, loans for more than 1,000 crores. And just like, the projects of Sampada, we are kind of heavy on aqua projects we have seen. Dairy projects are, quite well funded by us. Horticulture also to an extent well funded by us. But the more, we have seen projects in the dairy and in the aqua, poultry to an extent. And also in terms of the geographical spread, I think less projects we have seen in the east or northeast, but otherwise it has been spread all across. And also in terms of projects, a lot of activities, we have seen in the integrated
cold chain, rather an overflow of projects. Then, agro processing cluster, creation, expansion, backward, forward. And also moving forward, we are seeing good amount of thrust on, the top to total scheme and also the Atmanirbhar Bharat schemes. So there also we expect, good amount of, support to those schemes like PMMSY, Matsya Sampada, or AIF, or FME, or the recently introduced PLI. So that's the overall, structure. And also, since last couple of years, the food processing and cold chain infra is a part of, the stipulated regulatory thing, priority sector lending. So that is where, you can get lower rate of interest. So that is also of interest to any of the financial institutions, because these now come under priority sector lending. So banks are, of course, very, very happy to, support. And also, since September, AgTech startups and FPOs, to a certain extent, 2 crores or so, that is also now come under priority sector lending by RBI. So any projects that are done by even AgTech startups or farmer producers companies in the food processing, now they can also come under PSL. So overall, we can definitely say that food processing, any bank, including Yes Bank, definitely sees as a very, very, strategic, more than, complying to the regulatory. And that's how it stands. Thank you very much, Dr. Prasad. Mr. Prasad, I think you have explained very nicely about what are the financial supports for MOPSI, which we are already, even as bank is doing and other banks are doing. Now, I think Mr. Dinesh, I see that he's around here. Dr. Dinesh? Dinesh? Yes, sir, I'm here. Yeah, Dr. Okay, he's Dinesh, I welcome you. You are from the same Thank you, sir. system where I have worked in ICAR, and I'm happy that Yes, sir. you have joined this, welcome you to this. Dr. Dinesh, only one question which actually, see, the horticulture research, you have done wonderful job in producing large number of varieties. But our Yes, focus sir. has to shift now from quantity to quality. Yeah. Because everybody, Yeah. if you talk about, they say we need varieties which will be processable, which Yes, are sir. useful for processing. Now, Yeah. what is your institute is doing in this area? Can you Yeah. just explain in 10 minutes? Okay? Yes, sir. You Yes, have sir. 10 minutes. Sir, thank you. First of all, thank you. Yeah. Thank you very much for having me in this your conference, sir. Thank you very much, sir, for having me in this conference. In fact, we are having very, very, very unstable internet connection here. Probably I would switch off my video so that it communicate with you, because it would be better because of the low bandwidth. Sir, in fact, your apprehensions are very, very true. In fact, in the beginning, we did start breeding program with actually developing varieties for high yield, as you know. But later on, when we started, now we have shifted our breeding program for developing disease resistance varieties in many of the vegetable crops. In fact, we have one variety of tomato now, hybrid Arka Abed, which is resistant to 4 diseases, including wilt, late blight, and early blight, and leaf curl virus. Now we also have other varieties. You mentioned about processing. In fact, earlier we were developing varieties and then trying to fit them into our processing chain. But now what we have done is we have come out with 2 very good stock-free tomato varieties exclusively for the processing for in the first time in India. These varieties are Arka Apeksha and Arka hybrids, or Arka Apeksha and Arka Vishesh. Both we have given it to some of the private processing industries to test them for paste making, and I am very, very happy to say that both have approved these 2 varieties, and now we are going to take up large scale seed production using seed village concept, that is using the farmers. This is one part of it, sir. In fact, we are also in touch with some of the processing companies in Gujarat,
wherein actually we have come out with the 2 onion varieties. One is Arka Swadishta and Arka Yogi. Both these varieties have got about 20% of dry pulp recovery. So I think these are the 2 very good varieties which we have come out. In addition, we have in the case of fruit crops, sir, we have come out with one very good hybrid called variety called Arka Kiran, which has got incidentally very high lycopene of 7 to 8 milligram per 100 gram, which when processed you need not add any flavor or color. In addition to that, we have come out with 2 very good products now. One is the ProBio pomegranate and ProBio mango. In the case of ProBio pomegranate, we have not added any sugar, and this can be kept under fridge and stored for about 3 to 4 months. And with some of the products in the case of jackfruit, sir, you know that there is very large diversity for jackfruit in India with more than about 1,000 varieties. We have already commercialized certain products of jackfruit, that is using jackfruit seed powder and mushroom seed powder. We have made chocolates. These chocolates have been commercialized into the private industry, have taken it up. Likewise, we have made Arka cookies, jackfruit cookies. Likewise, we have even the juice also is there, which doesn't contain sugar, but it can be preserved without any preservative under ambient condition for about 6 months. These are the some of the products that we have launched very, very recently. So in addition, some of the fruit crops what we have hybrids. In the case of mango, Arka Suprabhata and Arka Udaya, although as you have very rightly pointed out, they were not bred for, they are highly heterozygous, they are not bred for processing. Now when we have tested it under post-harvest technology department, we have successfully come out with some of the osmotically dehydrated products. In fact, in many of the breeding programs now, processing is one of the most important things. In fact, our DG and DDG have also stressed this aspect that we need to pay more attention to it. For example, sir, in the Northeast, you find that pineapple is one of the fruits that is coming in glut. In fact, glut of pineapple would be there during the season. So we have come out with products which would help in clearing this glut. This is the osmotically dehydrated products of pomegranate, pineapple. In fact, even in the case of pineapple, we are coming out very shortly with a probiotic drink. These are some of the products. With regard to machinery also, we have made certain amendments, and now these machineries for processing have also been picked up by some of the engineering people. Sir, in many of the cases wherein we are having breeding program and coming out with varieties of late, many of these varieties are having very, very high nutrient content. For example, our Amaranthus variety, it is free from oxalate content, very, very low oxalate, so that even people having kidney problem can use it. So these are some of the varieties. In fact, in the case of chilies, sir, now very recently, you being a pathologist, you will be very, very happy to know that we have come out with 4 leaf curl virus resistant chili varieties, which we have already started the seed production, and this especially would help some of the central Indian region wherein this leaf curl would actually cause 80% of the damage. So these are some of the aspects we have done. In addition, in the case of mushrooms, sir, we have come out with several value-added products along with, in fact, very recently we have come out with a mushroom product with very high iron content of about 22%. I think, see, these are some of the initiatives, and in the even the Arka Sahan, our custard apple hybrid, has been used for ice cream, and we are in our breeding program, we are incorporating processing as well as quality as one of the traits. In addition to yield, we are also trying to develop disease-resistant varieties, and also we are coming out with very good high nutrient varieties. Thank you very much, Dinesh. I think you are on a very right track, because now the next era will be for breeding for quality only. I think that is a very good and processed material. Now I would like to call upon Mr.
S.K. Malhotra is there around? Dr. Malhotra, my successor as Agriculture Commissioner. Dr. Malhotra? Yes, sir, I am here, sir. Sir, good Yeah, afternoon. Dr. Malhotra this side. Yeah, Dr. Malhotra, I have welcomed you to this session and I am happy to see you in same chair where I sat for a long time. Dr. Malhotra, one basic question which I would like to ask, because the change during my time, we were insisting on food security. Now food security is no issue. What are the other changes? Because now we are worried about income security of farmers. I think how do Ministry of Agriculture or the Commissioner you think we can really support the cause of surplus management in this country? Thank you so much, sir. First of all, accept my namaskar and my namaste to Namaskar. everybody, to the chairperson also. So I'm really happy to be here in this important session as a panelist. Sir, very rightly you have mentioned that here our total processing of agriculture produce is highly limited. Yes, it is only 10% as I have been told, but sometimes different variable figures are also appearing in the literature. But in many countries, even preparation of wheat flour and even preparation of bread making, that is also counted in the food processing. But our food processing definition is altogether different with other countries. So yes, sir, I agree that here our processing of the agriculture produce is very limited, and it is believed that if the issue of this distress sale could be addressed, if surplus of our food is augmented towards food processing. Yes, sir, we are self-sufficient. As you are aware that in case of rice, wheat, maize, pulses, we are already self-sufficient, but only exception is oil seeds, where we have a lot of dependency on other countries for edible oils. But sir, apart from this, 2019-20 was a year for us where we achieved about 316 million ton of the horticulture produce, sir. It's a record production, sir, which we achieved. But here the major point which we were worrying about, that lot of post-harvest losses are occurring. Farmers, they are not getting the good price to their produce. So 5 to 18% of the post-harvest losses are occurring. So considering all these points in view, here food processing is one of the solutions. So apart from food processing, though there are a lot of opportunities. Already we have heard our experts and our very senior colleagues from Ministry of Food Processing as well as from APIDA, that a lot of good things are happening. And here processable varieties also needed for citrus, grapes, tomato, potato, onion, and varieties are also available in the country now. Then turmeric, ginger, these all are the crops where potentiality is there. But here the mandate of ministry is to increase the production, and further we need to see that how much we can augment for processing purpose if special varieties are grown in a cluster mode approach. And already we are working hand in hand with the Ministry of Food Processing, and several clusters have also been identified where we are working together. But sir, I'll just come to that point that if food processing may be enhanced, the question which was put up before me, that food processing may be enhanced further, but that alone will not work. Yes, sir, I agree with this, because food processing alone is not going to resolve the issue of surplus management. So that's why, sir, Government of India has started now establishment of the 10,000 farm producing organizations. Out of these 10,000, already about 1,000 farmer producer organizations have been established. So these farmer producer organizations will be a great asset where farmers will be empowered, and farmers will be, I should say that he will be the king, because there are small and marginal farmers. They will come together and they will form a kind of company through which they will do a business. So that is the one of the approach, sir, through which I think we will be in a position to manage the surplus, and farmer will be having a freedom to sell the produce wheresoever he will get the good price. So this will be a kind of freedom through the 3 ordinances which Government of India has also passed. That's also an attempt towards this one. Then electronic national agriculture marketing system that has also been put in place.
I think that platform is also required to be used, and now a lot of business is also happening, but many things are yet to come. And Government of India has already strengthening such APMCs where e-NAMs have been established. E-NAM has been implemented, where assaying laboratories, cold storage facilities, these all are the things which are now being strengthened. Then yesterday only I discussed about one district, one product, that program, which Government of India is shortly going to start. And we discussed jointly with the Ministry of Food Processing, jointly with MSME, we discussed it, and we have finalized the crops, the varieties, the products which are required to be promoted. So this will definitely help, because in the one district, one product programs, the infrastructure facilities will also be created, and it will provide a kind of support where high value crops will be handled with this, and specialty character varieties and specialty attribute varieties, those will be handled in a nice way, as it has been mentioned that biofortification, nutritional security is also needed now, because food security alone is not going to serve the purpose. So we need to address all these issues together. Along with food security, nutritional security is also required to be addressed. So here good agriculture practices are required to be put in practice, because right from production till processing, we need to have a complete certified process if we have to see that good products they reach to the consumers. So here from that point of view, already we have a global gap which is available with us. But now Quality Council of India was given the assignment that some kind of IND gap should be there. So IND gap has also been standardized. Now we are in the process of benchmarking. Once the benchmarking is done, definitely it will help in having a quality produce, because we need to enhance the quality right from the field itself. So another point, sir, we need to create infrastructure. That is also one of the meaning, that why post-harvest losses are occurring, why farmers, they are not getting the good price to their produce. Considering that point in view, Government of India, Ministry of Agriculture has already done a kind of assessment where through this assessment, we have come to know that there is a shortage of the integrated pack houses in the country. There is a shortage of reefer vans in the country. We have shortage of the cold storages also in some cases. Then ripening chambers are also less we have. If I give an example of integrated pack houses, only 500 are there and we need 70,000. Reefer trucks are only 10,000 to 12,000. We need 62,000. Cold storage capacity is 35 million ton, but we need 60 million ton. Ripening chambers, only we have 2,000, we need 20,000. So here only 100 million ton of the perishable fruits and vegetables, those are handled through non-reefer van. Lot of loss is occurring, and then loss is also going to the farmer ultimately. So only 4 million is transported. So now ministry is promoting integrated cold chain, where one of our colleagues, they also mentioned in his speech. So integrated cold chain is also one of the mode through which we are now promoting this handling of the produce in a safer way, so that minimal losses are there and food saved is food produced, which I believe definitely it will contribute towards enhancing the income of the farmer. These are few of the viewpoints, sir, which I wanted to share. But anyway, if any questions come, I will be very happy to respond to them. Thank you, Suresh Malhotra ji. It was very nice, and I think you have given the complete background as to how Agriculture Ministry can really support. Thank you very much. I think now in this particular session, we have the last speaker, Mr. Prabodh Halde. Prabodh, you are here? Yes, sir. Yeah. Prabodh Halde is a food technologist from the same university where I worked for 25 years. That is Marathwada Agriculture University. And he told me that he is my student. I was very happy that now he is establishing something like 600 startups. I would like to hear from you. What are the startups in your industry? You are from Agriculture Technology College, Food Technology, and I think you have a very wide experience we already gained. Can you just brief us that how particularly the startups can really help now, and how many startups are successful? Prabodh, please. Thank you, my sir. First, सबको मेरा नमस्कार. Agro Vision
मैं गए 5 साल से यहाँ पे पैनलिस्ट या स्पीकर के रूप में मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दोस्त रवि बोरटकर सर हमेशा हमें आमंत्रित करते हैं। आज का जो हमने माननीय नितिन गडकरी जी और तोमर सर का भाषण सुनने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इन्होंने कहीं फूड टेक्नोलॉजिस्ट का माई सर के अंडर कहीं प्रोग्राम तो नहीं किया था। इतना नॉलेज हमारे मंत्रीगण को है तो बहुत ही मैं आश्चर्यचकित हुआ। और आज के जो पैनलिस्ट है, अगस्त गैदरिंग है, और खास करके एग्रो विजन में हमारे फार्मर लोग आते हैं, हमारे किसान काश्तकार लोग आते हैं। मेरे फादर भी फार्मर है, हमारा ऑरेंज का फार्म है और आज मैं नागपुर से जुड़ा हुआ आपके साथ। और मल्होत्रा साहब बहुत खुशी हुई आपको देख के, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे पहले जोशी साहब ने बात किया, तरुण सर ने बात किया, संजय सर ने बात किया, प्रसाद सर ने बात किया, दिनेश सर ने बात किया, और सबसे आखिरी में अब मेरी बारी है। तो चूंकि सबका सुनने के बाद कहने में मजा आती है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। माई सर हमारे आचार्य थे, कुलकर्णी सर का मैं स्टूडेंट हूँ। और एक बात बोलूंगा कि इस पैंडेमिक में अगर 2 ही दुकानें चलती थी, एक है फूड की, दूसरी है फार्मा की। देखो सर, पूरे पैंडेमिक में 6 महीने में जब लॉकडाउन था तो हम लोग लाइन में लगते थे, खाने की दुकानों में लाइन में लगते थे। ऐसे वक्त में फूड प्रोसेसिंग, जो अन्न वस्त्र निवारा कहते हैं, सो जो अन्न है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो हमने देख लिया। आपके जेब में कितना भी पैसा होने दो, आपको चिंता थी आपके घर में खाना आएगा या नहीं आएगा। आदमी गरीब हो या रईस हो, उसको भी वो चिंता थी कि खाना आएगा नहीं खाएगा। फूड प्रोसेसिंग इज टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो डाउट। बट व्हाट टू प्रोसेस, जैसे हमारे एपिडा के दोस्त ने बोला, हमारे मल्होत्रा साहब ने बोला कि प्रोसेसेबल वेराइटीज एंड टेबल वेराइटीज, इसका उत्पाद अलग होना चाहिए। आज मैं ऑरेंज की बात बताता हूँ। नागपुर में 30 रुपीज डजन, 40 रुपीज डजन के माफिक ऑरेंज मिल रहे। ऑरेंज इज इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड। एक ऑरेंज खाने से 1 RDA की विटामिन सी मिलती है। मैंने कहीं सुना है कि विटामिन सी टैबलेट का कारोबार 2000 करोड़ का हो गया है। क्यों ना है ऑरेंज को ही हम लोग इम्यूनिटी बूस्टिंग फ्रूट कह के, उसी को हमने डॉक्टर ने बोलना चाहिए कि ऑरेंज खाओ भाई। हमारे किसान को, हमारा नागपुर आज के घड़ी में ऑरेंज इतना सरप्लस हो चुका है। कैन वी मेक इट अ न्यूट्रिशियस फ्रूट? इट्स वन ऑफ द वंडरफुल फ्रूट। हमारी ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। अब रही स्टार्टअप की बात, जो इम्यूनिटी, मेंटल हेल्थ, और ये जो पेंडेमिक के बाद हमने जो देखा, जिससे वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुआ था, सबसे बड़ी विपदा आती है तो सबसे ज्यादा इनोवेशन होते हैं। माई साहब, मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा विपदा आई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में 5 अच्छे इनोवेशन हुए थे। जीप का उत्पाद हुआ, कंप्यूटर का कंसेप्चुअलाइजेशन हुआ, मशीन लर्निंग का हुआ, उसके बाद में छोटा कोका कोला आया, रेडीमेड कॉफी आ गई, उसके बाद में सूप का उत्पाद हुआ, कैनिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। यही सारे इश्यूज जब क्राइसिस आते हैं तब इनोवेशन होता है। जर्मनी ने सबसे ज्यादा क्राइसिस देखी, इसलिए सबसे ज्यादा इनोवेशन किए, सबसे ज्यादा पेटेंट उन्होंने फाइल किए। पैंडेमिक में भी हमने देखा कि क्राइसिस आया है। सारे फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट्स, सारी इंडस्ट्रीज इज ऑल्सो डेवलपिंग द न्यू प्रोडक्ट। आप अगर देखेंगे 2021 के ईयर में सबसे ज्यादा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, NPD कहते हैं हम लोग, आप मार्केट में हिट करके देखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्राइसिस आई है। सारे ज्यादा जो ट्रेंड्स आ रहे हैं, 6 ट्रेंड्स आ रहे हैं। नंबर 1 ऑर्गेनिक, नेचुरल, ट्रेडिशनल, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, मॉक मीट, प्लांट बेस्ड मीट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। सारे लोग घर में बैठ के यूट्यूब के सहायता से अपना खाना बनाने की, अपना जो मिडिल क्लास है, 40 करोड़ का मिडिल क्लास है, यूट्यूब देखता है, जियो फाइबर है, उसकी वजह से अलग अलग डिशेस बनाने की कोशिश करते हैं। और अलग अलग डिशेस बनाने के लिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का उत्पाद बनना चाहिए। उसकी बहुत एक अच्छी इंडस्ट्री अभी उभरने वाली है। चाइना का एक्सपोर्ट बैन हो रहा है, काफी कंट्री, 80 कंट्रीज ने चाइना को एक्सपोर्ट को बैन या कम किया है खाने में। इंडिया को बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जितना बड़ा क्राइसिस उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी। मैं तो ये देखता हूं कि इस माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने ही मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंडर के कॉलेजेस होंगे, यूनिवर्सिटीज होंगे, उन्होंने इंडस्ट्री के साथ हाथ मिला के, जैसे हमारे अनंत रामकृष्णन है, चिन्नी वासुदेवन साहब है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के जो 2 यूनिवर्सिटीज है,
ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को और वेंडर को, छोटे एमएसएमईज को हैंड होल्डिंग करना चाहिए। स्कीम्स देना बहुत अच्छी बात है, स्कीम्स देनी चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, एपिडा है, अच्छी स्कीम ला रही है, बट मार्केट डेवलप करना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में जो मार्केट में चलन है उसी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके वही प्रोडक्ट देना चाहिए, ना कि जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं उसका प्रोसेसिंग करो। देखो, आप प्रोसेसिंग करेंगे, फर्दर प्रोसेसिंग होगा, उसकी भी वैल्यू डाउन हो जाएगी। हमें यह ढूंढना है कि मार्केट की डिमांड क्या है। आज जो मार्केट की डिमांड है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की डिमांड है, स्पाइसेस की डिमांड है, एक्सपोर्ट्स की डिमांड है, उस क्वालिटी की डिमांड है। जैसे सर आपने ISO बोला, HACCP भी बोला, तो मैं देखता हूं कि स्टार्टअप कम्युनिटी में आज के डेट में सबसे ज्यादा मिलेट में काफी लोग आ रहे हैं, मल्टी, क्योंकि फाइबर, बिकॉज ये पैंडेमिक में हमें बता दिया हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ का W निकाल के H लगा दिया है, उसको हेल्थ बना दिया है, वेल्थ को ही हेल्थ है, जो गांधी जी ने कहा था। तो ये हमने रियलाइज किया है। इन कमिंग डेज, इन नेक्स्ट 5 years, वेल्थ, हाइजीन एंड उसके बाद में इम्यूनिटी एंड मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू राइट। मैंने देखा मेघालय की जो हल्दी है उसका मार्केटिंग मेघालय इतना बढ़िया कर रहा है और कहता है हाई करक्यूमिन टर्मरिक 7.2। अब करक्यूमिन क्या होता है, किसी ने मेरे को बोला है करकरी क्या होती है, मैं बोला करकरी नहीं होती, करक्यूमिन होता है। अब ये करक्यूमिन का उन्होंने मार्केटिंग शुरू किया, क्यों ना हम विटामिन सी का मार्केटिंग करके अपने ऑरेंज को बढ़ाए। हर सेक्टर ये ऐसा कर सकता है और ये हमारी कमोडिटी को वैल्यू एडेड करके, प्रोसेस करके, प्री प्रोसेस करके, पोस्ट हार्वेस्ट करके एट द फार्मर गेट उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, ना कि ओनली एट द प्लांट। बड़े बड़े प्लांट लगाने का भी कोई, हमारे इतनी बड़ी कंट्री है, छोटे छोटे उत्पाद होने चाहिए। जो गवर्नमेंट की जो नई पॉलिसी है, जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव APLI और जो जोशी साहब ने उस दिन बताया, वो भी बहुत अच्छी इंसेंटिव है। मैं माई साहब चाहूंगा, लास्ट टाइम भी बोला था कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है और अलग अलग एजेंसी की स्कीम होती है, क्यों ना एग्रो विजन में एक सेल फॉर्म किया जाए। रवि बोरतकर सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, जो पूरी स्कीम को डीकोड करके एक सेंट्रल लेवल पे आके जो भी फार्मर है, जो भी स्टार्टअप है, जो भी स्टूडेंट है, जो भी मिडिल क्लास हाउसवाइफ है, उसको कुछ करना है, कैन आई कनेक्ट एंड गेट दिस स्कीम अप टू माई लेवल। जैसे हम लोग कोई दुकान में जाते हैं और हमें टॉपअप करना है, तो वो उसको एक्सप्लेन करता है कि आपका प्लान ये है, आपके लिए ये अच्छी स्कीम है। Can we connect like that? Because having number of schemes confuses the startups. Startups are coming, 60 to 70% startup dies at the first phase. Total 4 phases होते हैं, birth, grow, maturity, and then whatever you merge or you sell off. Sir, 67 startups get died in the first phase because the concept is not sustainable. Then he goes into the second startup, but द सक्सेस जो मिलता है वो बहुत अच्छा मिलता है। स्टार्टअप कल्चर होना चाहिए, जॉब सीकर बनने से अच्छा जॉब गिवर होने चाहिए। हमारी कम्युनिटी पर्टिकुलरली महाराष्ट्रियन, और क्योंकि ये प्रोग्राम हो रहा है विदर्भ पे, तो मैं विदर्भ के युवकों के लिए बोलूंगा, हमने थोड़ी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ानी चाहिए। जैसे वेस्टर्न महाराष्ट्र में लोग रिस्क लेते हैं, पंजाब में, हरियाणा में, मैंने देखा साउथ इंडिया में लोग रिस्क लेते हैं, हमने भी रिस्क लेनी चाहिए। हर फार्मर, हर काश्तकार का बच्चा एक स्टार्टअप करना चाहिए। ठीक है, 2 साल के बाद फेल होगा, लेकिन यू विल लर्न समथिंग। एंड मार्केट लिंकेज जो एपिडा करता है, जो एगमार्क करता है, जो हॉर्टिकल्चर बोर्ड करता है, मार्केट लिंकेज एंड मार्केट एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे लोगों ने प्रोसेसिंग करके हमारे संतरा आ गया, लेकिन प्री सीजन या पोस्ट सीजन संतरा रहेगा तो उसकी वैल्यू ज्यादा रहती, सबको मालूम है। कैन वी डू समथिंग लाइक दैट? So sir, I am supporting more than 650 startups and we form a community free of cost. It's a trusted group and I am so happy that I am available at any given point of time. I think जितने भी हमारी स्कीम्स है उसका अगर हम लोग डीकोड करके हमारे काश्तकार भाई, हमारे स्टूडेंट्स को दे पाएंगे तो ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिसर है, मैं उनको सलाम करता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देयर इज नो डाउट। How much it is percolating down to the end user is more important because our success factor is their need and their conversion. तो इसका माध्यम हम जैसे लोग कर सकते हैं और सबका उद्देश्य अच्छा है कि डबलिंग द फार्मर इनकम। जैसा नितिन गडकरी जी ने बताया कि हनी बीज का उत्पाद अगर आप करेंगे तो हनी के साथ 25% प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। कितना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, ये भी हम लोग कर सकते हैं। इसका एक्सटेंशन, जैसे माई सर आप जब वाइस चांसलर थे, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट इज सो इंपॉर्टेंट। ओनली प्रोसेसिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, व्हाट टू प्रोसेस
is important. Nutritional supplement, nutraceutical, these are the new avenues. Why are we to import? We can produce everything. Last point मैं कहूँगा सर, horticulture के साथ, agriculture के साथ, Ayurvedic herbs. That is one of the sector nobody is talking, and they are cultivating their way. Why we cannot bring that Ayurvedic herbs into the horticulture? हमारे मल्होत्रा साहब के साथ रखो, उसकी quality monitor करो, and give the output, give the quality, and that export will happen. I appeal every food technology college should have a Ayurvedic understanding. Every Ayurvedic college should have a food technology understanding. इसका मिलाप होने के बाद ही ये जो आयुर्वेदिक का जो चलन चला है, बट क्वालिटी, प्रोसेसिंग, एडवांस प्रोसेसिंग, ये सारी बातें आयुर्वेदिक के साथ आनी चाहिए. हमारे फार्मर का उत्पाद बढ़ेगा, उसका इनकम भी डबल होगा अगर हमने हर्बल एंड आयुर्वेदिक स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक कंडीमेंट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स ऑल्सो वी स्टार्ट ग्रोइंग. हमारा विदर्भ, हमारा महाराष्ट्र इतनी अच्छी भूमि है कि उसमें हम लोग कर सकते हैं. ज्ञान होना चाहिए, एंड जैम, जेली, बाकी की चीजें तो रहेगी, वैल्यू एडेड एंड एक्स्ट्रा मनी इनकम, इसका इंटीग्रेशन होना चाहिए. यही तो शब्द है, और बाकी कुछ भी है तो आई एम अवेलेबल. आई एम पैशनेटेड अबाउट सपोर्टिंग बिकॉज आई एम फ्रॉम द फार्मर फैमिली एंड आई पर्सनली बिलीव दिस इज अ राइट टाइम फॉर द एग्रो प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रीकल्चर. अगर आपके पास जमीन है तो प्लीज मत बेचना अभी. दिस इज राइट टाइम फॉर द कल्टिवेशन. गांधी जी ने कहा था कि आप खेती के पास चले जाओ, go back to the farm. The time has come now, 2020, we will see that most of the people leave their jobs and will go back to the farming for value addition and value proposition. Thank you, Jay. Thank you, Prabodh. I think you have been very emotional also. I am congratulate you. I am proud that you are my student. Now you are so attached to farming community. So very good. I think this session comes to an end. And I will the end because we started a bit late, about more than I think 1 hour late. But I really thank my panelists, Dr. Joshi, Tarun Bajaj, Sanjay Singhal, Prabodh Halde, Prasad ji, Dinesh, all of you. You have done wonderful in a very short time. Although I could not give you more questions because of time shortage. But I think whenever there are the questions, I will be able to send you so that I can get those answers. So with this, सर अगर आप अलाउ करेंगे तो उनका प्रबोध जी का एक छोटा रिप्लाई जल्दी से बता दूंगा, बस एक वो मेडिसिनल प्लांट पर बात, अगर आप अलाउ करते हैं. सर प्रबोध जी ने he raised very good issue that medicinal and aromatic plants are required to be promoted and those should be included in horticulture. Just I would like to mention here that we have a separate national medicinal plant board, and it has been made between the two ministries that all medicinal plants will be dealt by the National Medicinal Plant Board under Ayush. It is already there. And incidentally, I am the chairperson of the steering committee of National Medicinal Plant Board. And I think you are not having information, you are not updated. Prabodh, just go through the website. Many good things are happening, and for doing research for against this COVID and others. Few projects have also been sanctioned for under that project. So then aromatics comes under our control. Spices are our under control. So these are the crops which we are promoting. So these are the things where good things are happening. Thank you. Yeah, thank you, turmeric, ginger. Yeah, thank you, sir. Suresh Malhotra started with seed spices. Let me tell you. I think when I was there as a chairman ASRB, I saw him in the Ajmer, and I think now seed spices are gaining a lot of importance, Suresh. So I am happy that you are now taking up all those issues together. So with this, we conclude our session. Once again, I thank everybody for making this a wonderful. We had a wonderful inaugural, and we started with first one of the best sessions. I think more informative session, which we are going to compile and send information to all.